ग्लोबल पीस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जापान दुनिया का 9वां सबसे सेफ कंट्री है। इसे दुनिया के सबसे सेफ कंट्री में से एक माना जाता है। लेकिन आप जापान में गलती से भी अरेस्ट नहीं होना चाहोगे। जापान के बारे में कई बड़ी बातों में से एक ये है कि ये देश कितना सेफ है। जापान में क्राइम रेट दुनिया में सबसे कम है और ये अपने साइज के किसी भी दूसरे देश के कंपेयर में बहुत कम है। आप ये सोच सकते हो कि जापानीज कल्चर दूसरों के प्रति सम्मान और पीस को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसी वजह से वहाँ पर क्राइम रेट बहुत कम है। ये हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जापान में कम क्राइम रेट होने के पीछे मेन रीज़न जापान का लीगल सिस्टम है, जापान का कानून है, जो दुनिया में सबसे स्ट्रिक्ट और इनएक्सक्यूजेबल है, जहाँ पे कोई माफ़ी नहीं चलता है। अपराधी को अपने कस्टडी में ले लेते हैं और जब तक अपने साथ रखते हैं जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि वो दोषी है। जी हाँ, वो दोषी है। इस सिस्टम को होस्टेज जस्टिस कहते हैं और जापान में एक बार अरेस्ट होने के बाद गिल्टी पाए जाने की लगभग 99.9% गारंटी है। तो क्या होगा अगर आप अनफॉर्चुनेट अरेस्ट हो जाते हो सिर्फ शक के आधार पर, जहां पर सबूत डाउटफुल है, लेकिन बावजूद इसके कि आपको पूरी तरह से क्रिमिनल ठहराया जाएगा। और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जापान में आप गलती से भी अरेस्ट नहीं होना चाहोगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जापान का कन्विक्शन रेट इतना हाई क्यों है और ये सिस्टम इस तरह काम क्यों करता है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये सिस्टम किस तरह काम करता है। ये कैसे पॉसिबल है कि जिस पर भी आरोप लगाया गया है वो 100% दोषी पाया गया है। और अगर आप अनफॉर्चुनेट अरेस्ट हो जाते हो तो क्या उम्मीद कर सकते हो, चलिए समझते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस बटन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए और आप थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो मुझे मेरे टारगेट तक पहुंचने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2018 में जापान में एक मेजर कार मैन्युफैक्चरर और बिजनेसमैन जिसको फ्रॉड करने के शक में अरेस्ट किया गया था। यहाँ तक उसे अपने लॉयर, फैमिली और किसी से भी कांटेक्ट करने से मना कर दिया गया था। और अरेस्ट के 1 साल बाद कई बार जमानत लेने की कोशिश करा गया, लेकिन कभी भी जमानत नहीं दिया गया। इसके बजाय उसको टोक्यो में डिटेंशन कैंप में रखा गया। उसके पास अभी भी कोर्ट का तारीख नहीं था। 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया था। कार्लोस कस्टडी में था और उसको डर था कि इसमें सालों लग सकता है और गिल्टी पाए जाने पर 15 साल से ज़्यादा जेल में रहना पड़ सकता है। और देश में कन्विक्शन रेट 99.9% है। कार्लोस जापान के लीगल सिस्टम को अच्छी तरह से जानता था। हाउस अरेस्ट के दौरान कार्लोस किसी भी तरह बाहर निकलने का डिसीजन लेता है और किसी भी तरह एक बॉक्स में छुपकर जापान से बाहर भागने में कामयाब होता है। इस इंसिडेंट के बारे में कार्लोस खुद बताता है और इसके ऊपर पूरा डॉक्यूमेंट्री है जिसे आप BBC पर पढ़ सकते हो। वेस्टर्न मीडिया ने इसे हाई प्रोफाइल केस बना दिया और लोगों का जापानीज लीगल सिस्टम की ओर ध्यान बहुत आकर्षित किया था और सवाल उठाया कि एक डेमोक्रेसी देश में जस्टिस सिस्टम इस तरह से काम कैसे कर सकता है। लेकिन जो कार्लोस के साथ हुआ वो जापान में डेली बेसिस पर होता है। इंडिया में बिना आरोप के 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। वही जापान में आपको लगभग सिर्फ शक के आधार पर 23 दिनों से लेकर सालों तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा जा सकता है। ऐसे बहुत से केसेस है जापान में जो सिर्फ शक के आधार पर महीनों या सालों तक जेल में रखा गया है। उसी तरह एक केस है यासुताका का, जिसने अपराध स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और ये कोर्ट में बेगुनाह साबित हुआ। जब उसको बेल मिला था तब तक वो ऑलरेडी 14 महीनों तक कस्टडी में बिता चुका था। पुलिस लोगों को बार बार अरेस्ट कर सकता है और हर बार उन्हें हफ्तों तक कस्टडी में रखते हैं। ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट में एक पर्सन ने बताया कि स्टॉक के प्राइस में हेरफेर करने के आरोप लगने के बाद क्या हुआ। कस्टडी का टाइम खत्म होने के बाद उससे छोड़ दिया जाता है। वो आदमी अपने कपड़े पहनकर चला जाता है। जैसे ही जेल से बाहर निकलता है उसे पुलिस फिर से अरेस्ट कर लेता है और पूरा प्रोसेस फिर से शुरू होता है। इसे री अरेस्ट कहा जाता है। इस प्रोसेस में पुलिस और प्रोसिक्यूटर एक ही केस को छोटे छोटा करके उस आदमी पर अलग अलग तरीके के आरोप लगाकर बार बार अरेस्ट कर सकता है। इस प्रोसेस का मेन मकसद जिस पर आरोप लगा है वो कबूल कर ले। और ये जब चल रहा होता है तो आपको आइसोलेट करके रखा जाता है। काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन में घंटों तक पूछताछ किया जाता है। ना आपके फैमिली से कॉन्टैक्ट, ना वकील से और ना ही आपके हेल्थ पर ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही एशिमा को कैंसर था और उसके जमानत को कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जेल में रहने से उसका हेल्थ और ख़राब हो गया और पेट में कैंसर से उसकी जेल में ही मौत हो गया। लेकिन वो लोग ऐसा करते क्यों है?
कि आपने कोई अपराध किया है या नहीं, ये ढूंढने के बजाय आपसे कबूल करवाते हैं। ऐसा इसलिए वो करते हैं कि ये सिस्टम इसी तरह इसी के लिए बना है और इसीलिए इस तरह का बिहेवियर किया जाता है। मानो आप पहले से ही दोषी हो, भले ही आप थियोरेटिकली सिर्फ डाउटफुल हो। ऐसा इसलिए किया जाता है कि आप पूरी तरह से टूट जाओ। वैसे ही ओकावारा ने कहा उसे अरेस्ट होने की उम्मीद नहीं था, क्योंकि 40 से ज़्यादा बार वो पुलिस स्टेशन जाता है और उनके सभी सवालों का जवाब देने के बाद उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने कहा कि मुझे आइसोलेट करके रखा गया और ज़बरदस्ती क्राइम कबूल करने के लिए टॉर्चर करते थे। जो अपराध आपने नहीं किया है उसे भी आप कबूल कर लो। लेकिन अजीब बात यह है कि कई बार उस क्राइम को कबूल करना एक अच्छा और रैशनल डिसीजन हो सकता है। जो क्राइम आपने नहीं किया है उसे भी आप कबूल कर लो, बस ध्यान ये रहे कि ये कोई सीरियस क्राइम ना हो, नहीं तो आपका क्या होगा ये कोई नहीं जानता। अगर आप छोटे मोटे क्राइम को कबूल कर लेते हो तो आप काफ़ी जल्दी जेल से बाहर निकल सकते हो। वहीं अगर आप अपनी बेगुनाही साबित करने पर अड़े रहोगे तो आप अपने मुकदमे के इंतजार में सालों तक सलाखों के पीछे रहोगे। यही कारण है कि जापानीज लीगल सिस्टम को हॉस्टेज जस्टिस कहा जाता है। यही वजह है कि कन्विक्शन रेट यहाँ इतना हाई है। लार्ज नंबर में जिन लोगों पर क्राइम का आरोप लगाया जाता है उन्हें अपना मामला कोर्ट में पहुंचने से पहले ही निपटा दिया जाता है। अपराध कबूल करने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें लीगल सिस्टम द्वारा बंधक बना लिया जाता है और क्राइम कबूल करना ही एकमात्र ऑप्शन रहता है। इस जापान के लीगल सिस्टम को कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और यूएसए ने क्रिटिसाइज किया है, इस सिस्टम को बदलने के लिए कहा है। यहाँ तक जापान में इस सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल मुद्दा है जापान में। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी कुछ गलत है। आप ये सोच सकते हो कि जापान जैसे देशों में ये सिस्टम एग्जिस्ट कैसे करता है। जापान जैसा डेवलपिंग और अच्छी तरह से काम करने वाला डेमोक्रेसी देश इस तरह से काम करता है मानो वो ऑथोरिटेरियन स्टेट है। जापान का हाई कन्विक्शन रेट होने का सबसे बड़ा रीज़न देश में कम प्रोसिक्यूशन रेट है। जिस तरह से जापान अपनी कन्विक्शन रेट का कैलकुलेशन करता है वो बाकी देशों से बहुत अलग है। जापानीज प्रोसिक्यूटर उन केसेस को ही आगे बढ़ाता है जिनमें सजा मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और दूसरा रीज़न है जापानीज कल्चर। जापानीज सोसाइटी के सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में से एक है लीगल सिस्टम का पब्लिक फेस, और ये लीगल सिस्टम किसी भी कीमत पर अपना पब्लिक फेस खोना नहीं चाहता है और ये स्पेशली लोगों को इन्फ्लुएंस करता है क्राइम नहीं करने के लिए। जैसे इन पब्लिक किसी से डिसएग्री होने का मतलब है उसे अपमानित करना, खासकर जब कोई हाई पोस्ट पर है। मान लीजिए आपको अरेस्ट कर लिया जाता है और आप थोड़ी जिद्दी टाइप के हो। महीनों या सालों तक सलाखों के पीछे बिताने के बाद आप कबूल करने से इनकार कर देते हैं और लास्ट में आपको कोर्ट में लाया जाता है। आपके पास पूरा और स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपने ये क्राइम नहीं किया है, तो जजेस को प्रोसिक्यूटर से असहमत होना होगा जो आपके खिलाफ ये केस कोर्ट में लाया है। जजेस अपना फैसला सुनाएगा कि आप दोषी नहीं हो, आप निर्दोष हो। जिसने आपका ये केस कोर्ट में लाया था, प्रोसिक्यूटर वो अपना इमेज खो देगा कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि ये पूरा लीगल सिस्टम का फेल्यूर है, क्योंकि प्रोसिक्यूटर रिस्पेक्टेड पोजीशन पर है और वो लीगल सिस्टम का हिस्सा है, जबकि आप बस एक रैंडम पर्सन हो जिसका किसी को भी परवाह नहीं है। और ये चीज़ सर्कुलर लॉजिक बनाता है कि अरेस्ट किया गया पर्सन क्रिमिनल ही है और इसलिए अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है इसका मतलब है कि उसे क्रिमिनल होना चाहिए क्योंकि उसे अरेस्ट किया गया है। इसी वजह से दोषी ना होने का फैसला काफ़ी रेयर होता है। लगभग 0.2% केसेस ऐसे होते हैं। अगर आप फैसले के खिलाफ अपील करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है ये गलत है, आप निर्दोष हो, तो ये रियलिटी में काम नहीं करता है, क्योंकि पब्लिकली अनाउंस करना होगा कि उनके पहले के जजेस गलत थे। इसीलिए सक्सेस अपील नॉन एग्जिस्टेंस है और इसलिए उन सभी अनकंफर्टेबल डिसएग्रीमेंट से बचने के लिए पूरा लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया है। पुलिस आपको अरेस्ट करके ये कबूल करवाने की कोशिश कर रहा है कि आपने ये क्राइम किया है या नहीं। प्रोसिक्यूटर एग्रेसिवली क्राइम एक्सेप्ट करने का प्रेशर आप पे डालता है ताकि केस को अदालत में न लेके जाना पड़े। सवाल उठता है कि ये सिस्टम जापान के बारे में क्या कहता है और क्या वो एक्चुअली में डेमोक्रेसी भी है जहाँ पर इस तरह का लीगल सिस्टम मौजूद है। कुछ भी हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जापान में बहुत कम क्राइम होता है। एक लिमिटेड क्राइम वाला सेफेस्ट कंट्री है, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत न्यूट्रल या जस्टिफाइबल नहीं है, जो लोगों को सही में इंसाफ नहीं दिला सकता है।
चलिए आज के एपिसोड में इतना ही, और आपको इंडियन लीगल सिस्टम कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक मार के चैनल को सब्सक्राइब कर ले।